बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने लेक्चर नंबर 4 आगे से स्टार्ट करना था जहाँ से हमने छोड़ा था। तो लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जैसे कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 2। अब आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 30 है। याद होगा आपको 30 कार्स वाली हमने एक एग्जाम्पल स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर 4 में, तो वही एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 हैं। उस 30 को हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.067 आंसर आ गया। अब परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो जब हमने 0.067 को मल्टीप्लाई 100 किया ना तो हमारे पास 6.7 उसका आंसर आ गया। इसी तरह 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 के साथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यह रहती है। अगर परसेंटेज कहा गया हो तो परसेंटेज आपके पास 13.3 निकल आती है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, मजीद ये कि यहाँ पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मॉडल ए और मॉडल बी में। और मॉडल ए और मॉडल बी की बात यहाँ पर उन्हें परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाई 30, तो सेम एज इट इज़, ये तो ऊपर वाला ही आ गया ना कॉलम। लेकिन यहाँ पर अब बी में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि बी में उन्होंने यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज वगैरह को चेंज कर दिया था। और उन्होंने यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ उसको भी ऑब्जर्वेशंस को भी चेंज कर दिया था। तो हमने 7 डिवाइडेड बाई 50 को मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने इसको कैलकुलेटर लाजमी आपने लेके जाना स्टैट्स के पेपर में, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर तो स्टैट्स होगी नहीं और स्टैट्स कैलकुलेटर के साथ ही है। उसके बाद क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में भी दोबारा रिपीट करवाऊंगी। सबसे पहले आप ना थोड़ा सा फ़र्क देख लो कि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज में क्या फ़र्क है। क्लास लिमिट जो है ना उसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम नहीं होती हैं। मतलब कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री में फ़र्क होता है। ठीक है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री में फ़र्क होता है, लेकिन जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती है ना, क्लास बाउंड्रीज की जो हमारे पास लास्ट में अपर बाउंड्री और जो सेकंड है उसकी लोअर बाउंड्री दोनों सेम है। बाउंड्रीज फॉर एग्जांपल आपकी ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जहाँ पर पाकिस्तान ख़त्म वहाँ आगे से इंडिया शुरू। ये नहीं कि वहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट छोड़ के फिर इंडिया शुरू, वेरी वेरी टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से ही इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम है। एग्जाम्पल मैं आपको क्लास बाउंड्रीज की भी दे रही हूँ कि क्लास बाउंड्रीज में आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों लिमिट्स सेम होती हैं, लेकिन क्लास लिमिट में आपके पास फ़र्क होता है। उस फ़र्क को हम जो हमारे पास लास्ट जो आ रहा होता है लास्ट वैल्यू को हमने अपर बाउंड्री के साथ लोअर बाउंड्री के साथ मल्टीप्लाई माइनस कर देना है। जो आपके पास आंसर आएगा ना उससे आप क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 5 में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिहाजा अभी तो आपके पास ना यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है हिस्टोग्राम बनाने की। हिस्टोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पर देखें हिस्टोग्राम बनाते हैं हम। यहाँ साइड पे आपकी फ्रीक्वेंसीज को लिखा गया है, प्लॉट किया गया है, और नीचे आपके पास आपकी क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट किया गया है। क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। ब्लॉक्स उन्होंने आगे बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट ब्लॉक और फिर सेकंड ब्लॉक कहाँ से देख के बन रहे हैं, ऊपर जो आपके पास डाटा गिवन है इसको देख के ही वो नीचे ब्लॉक्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम होता है आपके पास। हिस्टोग्राम के बाद आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास मिड पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करते हैं और फिर स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। आपके पास यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम एडिशनल थोड़ा सा काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास बाउंड्री और लास्ट क्लास बाउंड्री हम अपने से बनाते हैं। अब फर्स्ट क्लास बाउंड्री और लास्ट क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह से बनाते हैं, हमने इनके फ़र्क को देखना है कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। फ़र्क हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है। 32.95 में से 29.95 को जब हम माइनस करेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने उसको माइनस कर देना इसके साथ, तो वो ऊपर वाली बाउंड्री निकल आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, मैं कैलकुलेटर मैंने खोला है, देखते हैं 29.95 है। 95 में से अगर हम माइनस करेंगे
हमने अपनी यहाँ ये वाली क्लास बाउंड्री को देखना है, ठीक है। 32.95 आएगा। 32.95 को जब हम माइनस करेंगे 29.95 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम 29.95 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली बाउंड्री भी निकल आएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरह हमने फर्स्ट बिगिनिंग एट द वेरी बिगिनिंग हमने अपनी मर्जी से एक क्लास बाउंड्री बनाई है, और फिर हमने एट द वेरी एंड, तो वहाँ पे भी हमने अपने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है न्यू बनाया है, मतलब क्लास बाउंड्री हमने अपनी मर्जी से बनाई है। अब मिड पॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं, मिड पॉइंट हम इसी तरह से निकालते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा में क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। ओके, ओके, क्योंकि हमने अपने डाटा को 0 पे सेट करना होता है, 0 से स्टार्ट 0 पे ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं 2.69 2.95, आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 26.95 को आपने ऐड कर देना है 26.95 को आपने ऐड कर देना है, अब ठीक होगा, 26.95 प्लस 29.95 विच इज़ इक्वल्स टू 56.9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना किस पे, 2 पे, 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 28.45, जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरह 29.95, ठीक है, आपने यहाँ से इसको करना है 29.95 को आपने माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है 32.95 में, 32.95 में, और फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपके पास इसका मिड पॉइंट 31.45, सेम एज इट इज़ आपने बाकी स्टेप्स में भी इसी तरह करना है, तो मिड पॉइंट आपके सबका निकल आएगा और फ्रीक्वेंसी उन्होंने ऊपर दी होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऊपर टेबल बना होगा, आपने क्लास बाउंड्रीज को देखना है कि इसके और इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी में आती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया गया है, सिंपल एज इट इज़, देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम जस्ट पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं, सॉरी मिड पॉइंट्स होते हैं और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब देखिए मिड पॉइंट में सबसे पहले तो हमने 0 से स्टार्ट किया ना, हमारे पास 0 पे था, फिर उसके बाद 2 पर चला गया, फिर उसके बाद 4 पर, आहिस्ता आहिस्ता फिर 14 पर, और उसके बाद 8 के बाद 14 के बाद 8, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। ओके, यहाँ पर आपने कर्व्स याद रखने हैं, आपने कितने टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं हमारे पास, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है, एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है, और यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक कर्व है, आपने इनकी शेप्स को याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास स्क्यूड कर्व है, ये आपके पास जे शेप मतलब कि नेगेटिव जे शेप्ड कर्व है। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है रिवर्स जे शेप्ड कर्व, ये आपके पास आ रहा है यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, ये आपने पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कर्व भी आपने देख लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, जहाँ पर हमने बाकी चीज़ों को रिवाइज करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने सीख ली है, क्लास बाउंड्री, लिमिट्स। अभी हम दोबारा से सब कुछ रिवाइज करेंगे तो आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हमने डॉक्यूमेंट की तरफ। देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने लिखी हुई है 5 2 एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्लास लिमिट्स आपको दी गई होंगी, ठीक है, या क्लास लिमिट्स दी गई होंगी, कुछ भी दिया हो सकता है डाटा में, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, क्लास लिमिट में हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट होता है उसमें, जैसे कि यहाँ पर 0.70 है और यहाँ पर 0.71 है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे। इन दोनों पॉइंट सेम ना होने का मकसद ये होता है कि इसकी वजह से हम क्लास बाउंड्री का फर्स्ट जो लोअर लिमिट है वो निकाल पाते हैं। कैसे, हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, 0.70 को 0.71 के साथ माइनस कर देना, मतलब 0.70 नहीं सॉरी, यहाँ पर इस तरह से होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना है, 0.71 के साथ माइनस करेंगे 0.01, हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इस 0.01 के आंसर का मकसद क्या है,
इस 0.01 के आंसर को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना, जब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकल आएगा, इन दोनों लिमिट्स का डिफरेंस निकल आएगा, तो उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो भी हमारे पास जोन सी भी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पर 0.005 आंसर आ रहा है, तो उस 0.005 को ना आपने पहले आपने माइनस करना है, पहले लोअर बाउंड्री के साथ माइनस, अपर बाउंड्री के साथ प्लस करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। लोअर बाउंड्री के साथ माइनस करेंगे तो 0.005, वो हम लोअर बाउंड्री में लिखेंगे। फिर अपर बाउंड्री के साथ हमने प्लस करना है। अपर बाउंड्री के साथ प्लस करने के बाद जो अपर बाउंड्री का आंसर आएगा वो हमने अपर बाउंड्री में लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें 0.71 के साथ जब आप माइनस करोगे 0.005 को, तो आपके पास 0.0705 ही आंसर आता है। तो बाउंड्रीज देखें, बाउंड्रीज आपकी दोनों सेम होनी चाहिए। लिमिट्स में फ़र्क आएगा जिसकी वजह से क्लास बाउंड्रीज निकलेंगी। तो इनका मिड पॉइंट हम क्लास बाउंड्री से किस तरह निकालेंगे? तो अब यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री से ही मिड पॉइंट निकालेंगे। अब क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट निकालने का दोबारा से हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि 0.505 में से हमने प्लस कर देना है 0.705 को। ओके, आंसर जो हमारे पास है 1.21 को अब हमने डिवाइड कर देना है 2 पर। तो यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर क्या आया है 0.605, यही आया ना? यस, 0.605। सेम आगे भी हम इसी तरह करेंगे। 0.705 में हम प्लस कर देंगे हम 0.905 को, तो डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो इसका आंसर हमारे पास 0.805 आ जाता है, 0.805, ठीक है। और फिर दोबारा से हम अपना कैलकुलेटर खोलेंगे। इसी तरह से हमने अपना मिड पॉइंट निकालते रहना है। आपके पास पेपर्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके पास आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1.105, 1.105, इसी तरह से आपने तमाम मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप टैली किस तरह से करेंगे? 2 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, और 5 के लिए ना यहाँ पर हम ऊपर क्रॉस लगाते हैं। अब यहाँ मैं क्रॉस नहीं लगा सकती ऊपर क्योंकि लग नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के लिए जब हम 5 करते हैं ना, मैं यहाँ पर आपको टाइप करके बताती हूँ। 5 के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4, और 5 के लिए हम ऊपर एक क्रॉस लगाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं 5 का, ठीक है। और यहाँ पर लग नहीं सकता। अब हम नीचे वाली 2 पर आते हैं, तो 1 2, उसके बाद 6 में 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप, और उसके बाद एक 6 1 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1 2। मज़ीद अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूँ, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐड करें तो क्या होगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी को देख कर करते होते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी पहली, और फिर दूसरी में हमारे पास क्योंकि 2 + 5 हमारे पास 7 मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। अब 7 में मैं यहाँ पर ही लिखती हूँ। अच्छा, अब 7 में मैं नेक्स्ट 6 ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 6 है ना, तो 7 + 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें जब मैं ऐड करूँगी 6 7, तो 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसमें मैं 13 ऐड करूँगी, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, और फिर जब मैं दोबारा यहाँ पर 15 ऐड करूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 17। तो इस तरह से हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल के देख लेते हैं। सब कुछ हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रिवाइज कर लेते हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं? एक और कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5, एक मिनट ज़रा, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास 0.4 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का
1 मल्टीप्लाई बाय 100 1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 100 ही आता है। अब 0.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो यहाँ पर आ जाता है 6 के 6 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1.2। तो 1.2 यहाँ आ जाएगा, 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 120 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 120। इसी तरह 2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, दोबारा से हम 2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर 0.4 आएगा, 0.4 और यहाँ पे भी 0.4 विच इज़ इक्वल्स टू 40 विच इज़ इक्वल्स टू 40। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कंसेप्ट देख लिया, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स का भी कंसेप्ट हमने देख लिया, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, टेली मार्किंग, फ्रीक्वेंसी, तकरीबन जितना भी अब तक हमने पढ़ा सब कुछ हमने अगेन रिवाइज कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।